हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 63,000 करोड़ इतनी कीमत भारत नेवी के लिए 26 राफेल एम के बदले में देने वाला है। और जिस तरीके से रुपये की कंबल कुटाई चल रही है, हो सकता है ये प्लेन और भी महंगे पड़े। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एयरफोर्स और नेवी के लिए अलग अलग प्लेन क्यों चाहिए? ये कंपनियां एक जैसा जेट क्यों नहीं बनाती? अब ये मजबूरी है या हथियार बनाने वालों की साजिश? तो भैया इसका जवाब 1914 में शुरू हुई उस घटना में छुपा है जिसने सब बदल कर रख दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 4 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली ये कि एक प्लेन से फाइटर प्लेन कैसे पैदा हुआ, किस घटना की वजह से बॉम्बर प्लेन के साथ फाइटर प्लेन को बॉडीगार्ड की तरह भेजा गया, और क्यों आज की दुनिया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए अलग अलग तरह का एयर सपोर्ट बनाकर बैठी है। और इन सब के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक यूनिवर्सल फाइटर प्लेन कैसे बनेगा जिसके ऊपर धुआंधार रफ्तार पर रिसर्च चल रही है। आइए सुनाता हूं कहानी, लेकिन उससे पहले एक चीज बताता हूं कि मेरी तबीयत और गला दोनों ही परेशान कर रहे हैं, तो अगर नरेशन में सुरताल ना बैठे तो भैया एडजस्ट कर ले। देखो, घटना है 1914 की। नया खिलौना यानी कि प्लेन अलग अलग देशों के हाथ लगा था। अब मशीन गन इस पर थी नहीं, तो ये कबूतर सिर्फ जासूसी करने के काम आता था। अब एक सुबह जर्मनी वाले ब्रिटेन के ऊपर जासूसी करने के लिए निकल पड़े, और ये ताक झांक का कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी ब्रिटेन का भी एक जहाज उनके बराबर में आ गया। अब ब्रिटेन के जहाज ने जर्मनी के प्लेन के पास जाकर कहा, मतलब हाथ के इशारे से कहा कि भैया यहाँ किसी के बारात में आए हो। अब जर्मन पायलट अपने प्लेन में कुछ ईंट पत्थर लेकर बैठे हुए थे, तो जर्मन पायलट ने अपने को पायलट से कहा, मार ईंट देके इसके ऊपर, खोपड़ी तोड़ इसकी। अब भैया को पायलट ने ईंट दे मारी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जर्मन और इंग्लिश दोनों पायलट्स के पास बंदूकें थी, अपना पर्सनल वेपन यानी कि पिस्तौल भी था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उसे इस्तेमाल नहीं करा। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, उन्होंने बंदूक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया होगा? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तो भैया सुनो ध्यान से, आपने नाम सुना होगा जिनेवा कन्वेंशन। ये युद्ध और वार क्राइम से जुड़े हुए इंटरनेशनल कानून है जिन्हें सभी देशों ने अपनी सहमति से माना है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही हेग कन्वेंशन भी है, जिसका नाम शायद कम ही लोग जानते होंगे। अब ये कानून युद्ध कैसे लड़ना है, कौन से हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है, इसका फरमान जारी करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नया तीर तलवार बनाओ और दुश्मन की छाती पर चढ़ जाओ। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि भैया ऐसे कौन से हथियार हैं जिस पर इसने प्रतिबंध लगा रखा है? तो जरा ये सोचो, कभी आपने सोचा कि जो छर्रे वाले हथियार होते हैं, स्प्लिंटर वाले हथियार जैसे हैंड ग्रेनेड, लैंड माइन, इनमें ऐसे छर्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता जो इनविजिबल हो, एक्सरे की पकड़ में ना आए, यानी जिसके शरीर में घुसे वहां से उन्हें निकालना नामुमकिन हो? तो भैया यही वो कानून है। इसी ने शरीर में जाकर फैलने वाली गोलियां, जहरीले, केमिकल, बायोलॉजिकल और आग से जलाने वाले यानी कि फ्लेम थ्रोवर पर बैन लगा रखा है। इसी की वजह से आज के समय लड़ाइयां तमीज से लड़ी जा रही हैं। हाँ शायद, हाँ कह ही सकते हैं, तमीज से लड़ रहे हैं लोग। अब इसी इंटरनेशनल कानून ने 1914 में प्लेन से बम, गोली बारूद कुछ भी फेंकने या फिर कुछ भी चलाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। अब सवाल आता है कि अगर प्रतिबंध था तो फिर प्लेन से गोलीबाजी कब शुरू हुई? तो भैया जमीन से हजारों फुट ऊपर पत्थरबाजी को देखकर अमेरिका ये बोला कि मैं अब से पत्थरबाजी नहीं करेगा, मैं गोली चलाएगा। और उसी के बाद से बाकी देशों ने ये कहा, भाड़ में गया कानून का सम्मान, हम भी गोली चलाएंगे। अब ब्रिटेन वो देश बना जिसे प्लेन से गोली चलाने की सबसे पहले खुजली हुई। भैया वर्ल्ड वॉर 1 का माहौल था। लेफ्टिनेंट हार्वी कैली 1914 में अपने बराबर में उड़ते हुए जर्मन प्लेन को टपका देते हैं, मतलब गोली मार के टपका देते हैं। ये दुनिया का पहला प्लेन था जिसे शूट डाउन किया गया था, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट जन्मा कि प्लेन भी वॉर में फाइट कर सकता है, और नाम पड़ा फाइटर प्लेन। अब देखो, आपको लग रहा होगा ये सही है गुरु, अरे काहे का सही है, कुछ भी सही ना था। 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार, -30 का तापमान, लकड़ी, कपड़े और लोहे के तार से बना हुआ प्लेन तेज हवाओं में जम के कीर्तन करता था। अब आप खुद सोचो कि ऐसे में आदमी निशाना लगाए या भैया प्लेन उड़ाए, ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब अमेरिका में कप्तान साहब थे चांडलर, ये अपने चाबी पाने लेकर प्लेन के ऊपर कूद पड़े और मशीन गन लगा दी। लेकिन ये सिर्फ दाएं बाएं और पीछे की तरफ फायर कर सकती थी, क्योंकि अगर आगे की तरफ गोली चलाएं तो वो प्रोपेलर के ब्लेड को तोड़ देती। इसके बाद एंट्री होती है रोलैंड गैरोस की। ये फ्रांस के इंजीनियर थे। इन्होंने प्लेन का पंखा उखाड़ा और प्लेन के पीछे लगा दिया और मशीन गन का मुंह आगे की तरफ कर दिया। अब ऐसा करने से गोलियां पंखे से तो नहीं टकराई, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई। प्लेन का ड्रैग काफी बढ़ गया, ये धीमा हो गया, जिसकी वजह से दुश्मन ने जमीन से फायर करके इसको गिरा दिया। अब इसके बाद आए फ्रेंच इंजीनियर रेमंड सोलनियर। इन्होंने प्लेन के पंखे को वापस उखाड़ा, आगे लगाया और ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा जुगाड़ बनाया जाए कि गोली फायर करने के बाद वो ब्लेड से न टकराए। और तब भाई साहब ने ब्लेड के ऊपर एक लोहे का डिफ्लेक्टर लगाया। मतलब क्या है इस बात का? भैया देखो, मतलब सीधा सा है। एक मशीन गन फायर करोगे, मान लेते हैं कि 1 सेकंड में 20 गोली फायर हुई, मान लो, मानने के लिए कह रहा हूं। अब उन 20 गोली में से एक गोली पंखे पर जाकर टकराने वाली थी, तो वो डिफ्लेक्टर से टकराएगी और इधर उधर भटक जाएगी। लेकिन बाकी की 19 गोलियां ये पार निकल जाएंगी और निशाने पर जाकर लगेंगी, ऐसा उनका मानना था। और ये जुगाड़ काम भी कर रहा था। अब इन भाई साहब का एक साथी था रोलैंड गैरोस, वही जिसने पंखा पीछे लगाया था। अब वो भाई इसकी टेस्टिंग के
के लिए इस प्लेन को लेकर उड़ गया। भाई साहब ने हफ्ते भर के अंदर ही 3-4 जर्मनी के प्लेन को टपका दिया। अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो भाई अपना प्लेन लेकर जर्मनी के अंदर ही घुस गया। अब वहां हो गई गड़बड़ तो भाई को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ गई। जर्मन सैनिकों ने इसे धर लिया और इसके प्लेन को पकड़कर एंथनी फोकर के पास भेजा। अब भैया फोकर भाई साहब एक डच इंजीनियर थे जो कि जर्मनी के लिए प्लेन बनाने का काम कर रहे थे। अब फोकर ने अपना दिमाग दौड़ाया और 48 घंटे के अंदर सिंक्रोनस गियर वाला सिस्टम डेवलप कर दिया। इस नए सिस्टम में जैसे ही आप ट्रिगर दबाओगे तो गोली तब फायर होती थी जब मशीन गन के सामने से प्रोपेलर का ब्लेड हट जाता था। भाई साहब जुगाड़ चल पड़ा और प्लेन का नाम पड़ा फोकर एंड डेकर। इसने युद्ध में भोकाल काट दिया। जहां से गुजर जाए वहां 12-13 प्लेन तो ऐसे टपक जाए, किसी को समझ में ना आए कि उन पर गोली कहां से चल रही है। लेकिन फिर अप्रैल 1916 में एंड डेकर पायलट लेफ्टिनेंट फिशर इंजन में खराबी होने की वजह से ब्रिटेन के कंट्रोल वाले हिस्से में लैंड कर जाते हैं। फिर भैया छठे हुए इंजीनियर्स को बुलाया गया, प्लेन को खोल खाल कर उसका सारा जुगाड़ समझा गया और 2 दिन के अंदर उसकी कॉपी तैयार हो गई। मतलब मामला बराबरी पे आ गया। अब देखो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये वो घटनाएं रही होंगी जिनकी वजह से एक साधारण प्लेन फाइटर प्लेन बना। लेकिन वो कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को अपने लिए अलग अलग प्लेन बनाने पड़ गए? तो भैया वर्ल्ड वॉर 1 का माहौल था। वेस्टर्न कंट्रीज अलग अलग जगह पर गड्ढे खोदकर उनके अंदर कुंडली मारकर बैठी हुई थी। ना कोई देश आगे बढ़ पा रहा था, ना कोई पीछे हट पा रहा था। पूरा डेडलॉक बना हुआ था। अब यहाँ पर इंग्लैंड के सेनापति अपने पायलट विलियम रॉबिन्सन से कहते हैं कि बेटा तू कर सकता है, तू ही कर सकता है। अब रॉबिन्सन भाई साहब भर के बम गोले का सामान लेकर अपना विमान चढ़ गया आसमान में। इनका प्लान ये था कि ये जर्मन ट्रेंचेस के ऊपर से जाएंगे, बम गोले गिराएंगे, सैनिकों को टपका देंगे और रास्ता खुल जाएगा और सेना आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। बम गोला भरने की वजह से विमान हो गया भारी। जर्मन सैनिकों ने नीचे से इस पर गोलीबाजी कर मारी, प्लेन में छेद हो गया और ये नीचे आके गिरा। अब यहीं से एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ कि बम गिराने के लिए एक अलग तरीके का प्लेन चाहिए, यानी कि एक प्लेन सारे काम तो ना कर सकता। और फिर बॉम्बर प्लेन की जरूरत महसूस हुई। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। अगर प्लेन को मजबूत बनाओ तो वो भारी हो जाता है, अगर हल्का बनाओ तो वो गोली नहीं झेल पाता है, अगर बॉम्ब भरोगे तो स्पीड कम हो जाएगी और अगर स्पीड बढ़ाओगे तो वो पेलोड लेकर नहीं जा पाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया इसका समाधान क्या निकला? तो भैया आज के समय तक तो निकला ना है। मतलब कोई भी मैकेनिकल समाधान इन समस्याओं का आज तक नहीं निकला। मतलब आप इसका हल खोज लो तो किसी भी देश की सरकार आपको सर पर बैठा कर नाचेगी। अब क्योंकि समाधान नहीं निकला तो एक जुगाड़ बनाया गया। अब इस जुगाड़ को समझो। तो भैया जुगाड़ था ये कि जब भी कोई बॉम्बर प्लेन कहीं पर बॉम्बिंग करने जाएगा तो वो अपने साथ 2-4 प्लेन यानी कि बॉडीगार्ड लेकर जाएगा जो उसकी जमीनी और आसमान से आने वाले खतरों से रक्षा करेंगे। और आज तक भी यही होता है। उदाहरण के लिए भारत का अवाक्स यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर ये आकाश में उड़ रहा है तो इसकी रक्षा के लिए 3-4 विमान तो जरूर होंगे, चाहे वो सुखोई हो या राफेल। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता लेकिन अपने दम पर लड़ाई का रुख मोड़ने की क्षमता रखता है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक प्लेन्स की सुरक्षा बहुत जरूरी है। देखो अब तक आपको 3 चीजें पता चल गई होंगी। जासूसी प्लेन से फाइटर प्लेन बनना, दूसरा फाइटर प्लेन से बॉम्बर प्लेन बनना और तीसरा स्ट्रेटेजिक प्लेन के चारों तरफ एस्कॉर्ट प्लेन होने का कारण। लेकिन एक ही प्लेन का प्रो, अल्ट्रा प्रो, मैक्स मॉडल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब राफेल अलग है, राफेल एम अलग है। आखिर फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनीज को यह आइडिया कहां से आया? तो भैया ब्रिटिश रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स में एक जर्नल थे, जनरल ट्रेंचार्ड। इन भाई साहब ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी ब्रिटिश प्लेन गिरे थे सबके ऊपर एक रिपोर्ट बनवाई। तो उस रिपोर्ट का मोटा माटी मतलब ये निकला कि भैया एक ही प्लेन से सभी तरीके का काम लेने की वजह से वो प्लेन गिर गए। मतलब एक ही प्लेन जासूसी कर रहा है, गोलीबाजी भी कर रहा है, बॉम्ब भी गिरा रहा है और फिर उसे बचाने भी कोई नहीं जा रहा है। तो प्लेन के साथ और क्या होगा? गिरेगा। इन्हीं भाई साहब ने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया कि हमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की मशीन चाहिए। अब इसी के बाद से आर्मी और एयरफोर्स दोनों की जरूरतों का पता लगाया गया कि भैया किसको किस तरह का प्लेन चाहिए। देखो आर्मी को एयरफोर्स से धीमा, कम ऊंचाई पर उड़ने वाला और जमीन पर टारगेट को सटीकता से निशाना लगाकर निपटाने वाला प्लेन चाहिए। उसकी मजबूत बॉडी हो, गोलीबाजी झेल सके और सेना और उनके हथियारों को ट्रांसपोर्ट कर सके, फौज के आसपास रहे और उनके ऊपर उड़ते हुए टारगेट की लोकेशन और सामने से आने वाले खतरे को ढूंढकर निपटाकर फौज के लिए रास्ता साफ कर सके। मतलब टोटल एयर सपोर्ट। अब एयरफोर्स की जरूरत बिल्कुल अलग थी। उन्हें चाहिए था ऊंचा उड़ने वाला प्लेन जो जमीन के खतरों से बिल्कुल बचा रहे, तेज रफ्तार पर उड़े, मिसाइल हो गए, रॉकेट्स हो गए, स्मार्ट बॉम्ब हो गए, ये सारी चीजें बड़े आराम से ले जा सके। मतलब दूर तक उड़ने की क्षमता हो। और देखो दूर तक उड़ने की क्षमता का प्रदर्शन तो अभी करा है। मतलब इजराइल की एयरफोर्स के विमान ईरान में गए, बॉम्ब गिराए
और वापस भी चले गए और रेडार में पकड़ में भी नहीं आए। ये प्राइम एग्जाम्पल है एयर फोर्स की जरूरत के विमानों का। अब आर्मी एयर फोर्स के बाद नेवी की कहानी भी सुन लो, ये बिल्कुल अलग है। भैया नेवी को तो कोई प्लेन देने को ही ना तैयार था। सबका ये कहना था कि तुम प्लेन लेकर क्या करोगे, पानी में रहते हो, वहां कौन से प्लेन उड़ते हैं, मतलब तुमको जहाज ना मिलेंगे। 1906 फोर्ट मायर वर्जीनिया, राइट ब्रदर्स की कीर्तन मंडली जबरदस्ती यूएस आर्मी और नेवी के सामने अपने प्लेन की पावर्स का प्रदर्शन कर रही थी, मतलब अपने प्लेन की खूबियों का गाना बजाने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है आर्मी तो समझ में आता है, लेकिन नेवी के सामने क्यों, मतलब प्लेन तो एयरफोर्स का मैटर है। तो भैया 1906 में तो प्लेन ही ना थे, तो एयरफोर्स कहां से आ गई। मतलब उस जमाने में गर्म हवा के गुब्बारे लेकर उड़ने को एयरफोर्स नहीं कहते थे। अब भैया सही भाइयों का कीर्तन, मतलब राइट ब्रदर्स का कीर्तन आर्मी और नेवी को बिल्कुल पसंद ना आया। इन्होंने प्लेन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये सारा ड्रामा लेफ्टिनेंट थियोडोर एलिसन, एक जूनियर नेवी ऑफिसर, ये दूर खड़ा होकर देख रहा था। अब ये भाई साहब इस अद्भुत कला के प्रदर्शन से कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए। इन्होंने अपने सीनियर से कहा अपन फ्लाइंग सीखेगा, और भैया ये बने दुनिया के पहले नेवल एविएटर। लेकिन अभी नेवी की एयर पावर डेवलप नहीं हुई है, इसके पीछे दूसरी घटना है। ये कहानी तो मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि नेवी के दिमाग में प्लेन का बीज किसने बोया था, राइट ब्रदर्स, सही भाइयों ने। अब नेवी को जहाज कैसे मिले ये सुनो। अमेरिकी नौसेना में एक जनरल थे बिली मिचेल। इन्होंने अपने कमांडर से कहा कि साहब जहाज को एयरप्लेन डुबा सकता है। कमांडर बोला बेटा ये तो ना होता, थोड़ा सही संगत में रहा करो। अब ये बात बिली मिचेल अपनी इज्जत पर ले गया। जनरल साहब यानी कि बिली मिचेल सीधा सरकार के पास पहुंच जाते हैं। मिचेल ने अमेरिका की सरकार से कहा मुझे एक जहाज दे दो, मैं उसे डुबाऊंगा। अब वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका के हाथ जर्मनी के बहुत सारे नेवल शिप्स लग गए थे। तो भैया मिचेल साहब इन्हीं में से एक जहाज को डुबाने के लिए सरकार से मांग रहे थे। अब ये खबर नेवी को लग गई कि उनका एक जनरल उनके एक जहाज को डुबाने की जुगाड़बाजी में लगा हुआ है। अब नेवी भी चुप ना बैठी, वो भी सरकार के पास पहुंच गई। नेवी ने लिखित में दिया कि भैया ये पागल हो गया है, नेवी इसके द्वारा किए गए नुकसान के खर्चे के पर्चे नहीं भरेगी, इसको बिल्कुल भी शिप मत दे देना। लेकिन भैया जैसा कि आप जानते हो कि अमेरिकी सरकार को नए नए हथियार बड़े अच्छे लगते हैं। उन्होंने मिचेल को शिप पकड़ा दिया और कहा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। अब मिचेल ने अटलांटिक ओशन में शिप को रखा और अपने बेस्ट पायलट को डुबोने के लिए भेज दिया। ये सब देखने के लिए नेवल ऑफिसर्स, प्रेस के लोग दूरबीन लगाकर टकटकी लगाए बैठे थे। प्लेन आए, बॉम्ब गिराए, शिप डूब गया। अब इस घटना से नेवी के दावे और उनकी इज्जत का फलूदा हो गया। इसके बाद नेवी ने ऑफिशियल इंक्वायरी बिठाई और एक रिपोर्ट बनाकर ये कहा कि ये एक्सपेरिमेंट तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हुआ। शिप कौन सा गोलीबाजी कर रहा था, अगर शिप भी गोली चलाता तो ये प्लेन उसे कभी नहीं गिरा पाते, मतलब रियल बैटल में ये रिजल्ट कभी नहीं आएगा। अब ये रिपोर्ट आते मिचेल की बुद्धि सटक गई। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेवी ऑफिसर्स की इज्जत की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। उसने ये कहा कि ये लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अब नेवी ने मिचेल को ही धर लिया, इसे मिलिट्री डिसिप्लिन तोड़ने के चक्कर में कोर्ट मार्शल कर दिया। मिचेल 5 साल के लिए सस्पेंड हो गया। भाई साहब ने कहा ये पकड़ो नौकरी, मैं चला घर। अब देखो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया आखिर मिचेल चाहता क्या था। तो देखो भैया मिचेल ये दिखाना चाहता था कि जहाजों को प्लेन से खतरा है। वो नेवी के लिए प्लेन्स नहीं मांग रहा था, बल्कि उसका तो ये जोर था कि नेवी के लिए अलग से एयर कमांड होनी चाहिए। अब नेवी वाले उसके खिलाफ इसलिए थे क्योंकि अलग से नेवल कमांड का मतलब ये था कि नेवी का कामकाज बढ़ जाता। उन्हें एयरफोर्स के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करनी पड़ती कि भैया हमें यहाँ सपोर्ट कर दो, हमें यहाँ बचा लो, ये हमारे ऊपर उड़ रहा है, इसे गिरा दो, उसे पकड़ लो। और एयरफोर्स मिचेल के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि उसे अपने जहाजों यानी कि अपने रिसोर्सेज को नेवी के ऊपर खर्च करना पड़ता। मतलब एयरफोर्स को तो यह भी लगता था कि हम अपना काम धंधा छोड़कर नेवी के चक्कर में लगे रहे, उनकी जी हजूरी करें। और मामला पैसे से भी जुड़ा हुआ था, मतलब किसी ना किसी का तो बजट कट होना था। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आज के समय तो सबके पास अपनी खुद की एयर कमांड है, तो ये कहां से आ गई। अब तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझो कि नेवी के लिए किस तरीके के प्लेन की जरूरत पड़ती है। तो भैया समय था 1922 का। यूएसएस लैंगली ने, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसने साबित कर दिया कि एयरप्लेन कैरियर डेक से उड़ सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि उड़ने के बाद वो जाएंगे कहां, मतलब अगर गोलीबाजी करके वापस आए तो ये उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरेंगे कैसे। उतरने का जुगाड़ किसी के पास ना था। अब क्योंकि हवा में उड़ते हुए प्लेन की या लैंड करते हुए प्लेन की रफ्तार थी उस समय 80 से 90 मील प्रति घंटा, तो इस रफ्तार पर अगर प्लेन को किसी चीज से पकड़कर रोकने की भी कोशिश करें तो प्लेन की धज्जियां उड़ जाती। तो इसीलिए सबसे पहले नेवी के प्लेन्स को मजबूत बनाया गया
उसके लैंडिंग गियर को झटका झेलने के लिए तैयार किया गया। उसके बाद उसमें लगा एक टेल हुक जिसको पकड़ने के लिए अरेस्टर वायर लगाया गया। अब इंडियन नेवी के लिए खरीदे जा रहे राफेल एम में भी रीइंफोर्स्ड टेल हुक लगाया गया है। ये एयरफोर्स वाले मॉडल में नहीं है। इसके अलावा इसमें कैरियर लैंडिंग सिस्टम भी होता है जिसकी जरूरत एयरफोर्स वालों को ना है। इसके अलावा नेवी के प्लेन्स का क्योंकि रनवे कम है तो उन्हें धक्का देकर उड़ाया जाता है, यानी कि कैटापुल्ट की मदद से उड़ाया जाता है। और ये काम आज से 50 साल पहले भी होता था और आज भी ऐसे ही होता है। अब आप ये भी सोचो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जगह जो होती है वो सीमित होती है, तो अगर प्लेन पंख फैलाकर खड़ा रहेगा तो जगह घेरेगा। तो इसीलिए नेवी के प्लेन्स के पंख मुड़ने भी चाहिए, फोल्ड हो जाने चाहिए, और इसकी जरूरत हमें एयरफोर्स वाले प्लेन में नहीं है। फिर भैया समुद्र का पानी खारा होता है, वहां जंग 10 गुना ज्यादा तेजी से लगता है, तो इससे बचने के लिए एंटी कोरोजन की स्पेशल कोटिंग भी होनी चाहिए। अब यही वो सारी जरूरतें थी जिनकी वजह से नेवी के लिए अलग प्लेन बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि भैया जब आर्मी की जरूरतें बिल्कुल अलग है, मतलब उन्हें ना तो तेज चाहिए ना ऊंचा प्लेन चाहिए, तो ये जो इनकी जरूरतें हैं इनके लिए तो फिक्स्ड विंग वाले जो प्लेन होते हैं ये भी काम कर जाएंगे। तो इन लोगों को बस एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थमा दो और हेलीकॉप्टर वगैरह थमा दो, इनका काम तो हो जाएगा। और रही बात एयर सपोर्ट की तो वो एयरफोर्स दे देगी। तो भैया इसी मुद्दे को लेकर 1948 में यूएसए की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों आपस में लड़ पड़ी। मतलब जबरदस्त कॉमेडी हुई थी उस जमाने में। एयरफोर्स दन दनाकर आती है और आर्मी के सारे एयर एसेट्स पर कब्जा कर लेती है। कहती है तुम्हें तो जमीन पर लड़ना है, तुम इनका क्या करोगे, ये सब हमारा माल है। और आर्मी के सारे प्लेन, फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स वगैरह सबके सब कब्जा लिए गए। अब ये लोग गए सीधा नेवी के पास कि भैया तुम तो जहाज वाले हो, तुम्हें क्या जरूरत है इनकी। भैया नेवी ने कहा खबरदार, अगर हमारे सामान को हाथ लगाया तो ऐसा सोचना भी मत। अब इसके बाद आपस में जूते चप्पल चले, फिर समझौता हुआ जिसे आज के समय की वेस्ट एग्रीमेंट कहा जाता है। अब इस समझौते के हिसाब से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और बॉम्बर वगैरह ये सब आर्मी को पकड़ा दिए गए। एयर सपोर्ट की जिम्मेदारी एयरफोर्स पर डाल दी गई और भैया नेवी को जो चाहिए था उनको वो सब मिल गया और एयरफोर्स को पूरी आजादी तो मिल ही गई। अब क्योंकि अमेरिका ने ये मॉडल फॉलो किया था तो पूरी दुनिया ने इसी को कॉपी कर लिया। आप अगर गौर करोगे तो आर्मी जितने भी स्पेशल ऑपरेशंस करती है आपको ज्यादातर उनकी एयर सपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर्स ही मिलेंगे। मतलब आर्मी के पास अपनी स्पेशल एयर विंग है लेकिन वो एयरफोर्स की तरह काम नहीं करती। अब यहाँ से आपको ये तो पता लग गया होगा कि तीनों की जरूरतें अलग है, तो तीनों के लिए विमान भी अलग अलग बनाने पड़ेंगे। लेकिन फिर आप में से कुछ ये भी कह सकते हैं कि भैया एक टेक्नोलॉजी है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की, मतलब अगर ये डेवलप कर ले तो नेवी और एयरफोर्स के लिए सेम विमान बनाए जा सकते हैं। तो देखो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि अमेरिका का F-35B जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है वो इन समस्याओं का जवाब है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जो रोल्स रॉय का पंखा लगाया गया है इसने प्लेन के अंदर काफी सारी जगह हथिया रखी है, और क्योंकि इस पंखे को लगाने के लिए स्ट्रक्चर में छेद हुआ है तो ये स्ट्रक्चर अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस पंखे ने विमान के वजन को बढ़ा दिया और बहुत सारी इंजन की पावर को चाट गया, जिसके कारण इस विमान की हथियार ले जाने की क्षमता काफी घट गई। ये बहुत दूरी तक उड़ भी नहीं सकता, इसका मेंटेनेंस मुश्किल है, एरोडायनामिक सरदर्दी खड़ी कर चुका है। भैया बस इसका नाम ही नाम बड़ा है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, इसीलिए बड़ा ब्रांड बन के बैठा है। अब जिसको इसकी असलियत पता है वो इसे ना खरीदने वाले। अब इतना सब कुछ बताया तो भारत के भी सुन लो। भारत के पास एक विचित्र ही समस्या है, मतलब हमारी समस्या अमेरिका और यूरोप जैसी नहीं है। हमारे पास 3 अलग अलग युद्ध क्षेत्र है, जिसमें सबसे पहला हो गया आपका हिमालय, मतलब 15,000 से 20,000 फुट की ऊंचाई पर एक युद्ध क्षेत्र है। वहां पर हवा बहुत पतली है और इंजन की पावर बहुत कम हो जाती है। इसके बाद थार और पंजाब के ऊपर का मैदान, और फिर तीसरा आता है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। अब समुद्र के बीचों बीच आपको कैरियर पर सिर्फ 250-300 मीटर का ही रनवे मिलेगा, यानी भारत के लिए एक ही एयरक्राफ्ट से तीनों युद्ध नहीं लड़े जा सकते। लेकिन एक बार वो कल्पना करके देखो कि अगर भारत एक ऐसा प्लेन बनाए जो हिमालय के ऊपर डॉग फाइट कर सके, तेज रफ्तार पर मैदान में उड़ सके, जिसके विंग्स जरूरत के हिसाब से अपनी शेप बदल सके, जिसका इंजन मिशन के हिसाब से अपने मोड को बदल सके और एआई पायलट की मदद करे, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसमें से कुछ चीजें तो मुझे पता है। देखो पहला है प्लग एंड प्ले मिशन मॉड्यूल, दूसरा यूनिवर्सल एवियोनिक्स आर्किटेक्चर, तीसरा मॉर्फिंग विंग्स, फिर अडेप्टिव साइकिल इंजन और एक्टिव शॉक एब्जॉर्बिंग लैंडिंग गियर, एआई असिस्टेड फ्लाइट कंट्रोल और यूनिवर्सल वेपन बे। अब ये क्या चीजें हैं? तो बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूँ। प्लग एंड प्ले मिशन मॉड्यूल के लिए अपना फोन देखो, आप उसमें गाने सुनने के लिए ईयरफोन लगाते हो, चार्जिंग के लिए चार्जर लगाते हो और डाटा ट्रांसफर के लिए पेन ड्राइव भी लगा लेते हो। यानी कि फोन एक ही है लेकिन उससे अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग चीजों के साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसे
ही अगर प्लेन में आज बॉम्बिंग मिशन है तो बॉम्ब वाला मॉड्यूल लगाओ, कल जासूसी करनी है तो कैमरे वाला मॉड्यूल लगा लो, कल अगर रेस्क्यू करना है तो उसके लिए मॉड्यूल लगा लो। मतलब जैसा काम वैसा सामान। अब ये पूरी तरह से तो संभव नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोशिश करें तो ऐसा जरूर किया जा सकता है। इसके बाद आता है यूनिवर्सल एवियोनिक्स आर्किटेक्चर। देखो, एवियोनिक्स होता है प्लेन का ब्रेन, मतलब रेडार, कंप्यूटर, डिस्प्ले, सेंसर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि इसके अंडर आते हैं। अब जरा आप ये सोचो कि एक एंड्रॉइड फोन है, आप उसके ऊपर कोई भी ऐप चला सकते हो, गूगल मैप्स चला लो, खाना मंगाना है, शॉपिंग करनी है, कुछ भी चला लो। अब यहाँ पर फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेम है, ओएस सेम है, लेकिन आप उस पर अलग अलग काम कर रहे हो। अब इसे ऐसे सोचो कि आपके पास एक नोकिया 3310 है, उसके ऊपर आप सांप वाला ही गेम खेल सकते हो, या तो फोन कर सकते हो या आते हुए फोन को उठा सकते हो। अगर इस पे आप पबजी खेलना चाहोगे तो नहीं खेल पाओगे। अब यहाँ पर यूनिवर्सल एवियोनिक्स का मतलब है कि प्लेन का ब्रेन इतना स्मार्ट हो कि उसमें अगर नेवी का रडार लगाना हो तो लग जाए, एयरफोर्स का मिसाइल सिस्टम लगाना हो तो वो भी लग जाए, और अगर जासूसी करनी हो, एयर सपोर्ट देना हो तो ग्राउंड टारगेटिंग सिस्टम भी लग पाए। इसकी वजह से हमारे देश में बनने वाले अलग अलग वेपन सिस्टम ये भी इसके साथ कंपैटिबल हो जाएंगे, क्योंकि विमान बनाने वाली कंपनीज कभी भी एवियोनिक्स का सोर्स कोड नहीं देती, और अगर आप जबरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट या टोटल सिस्टम फेलियर की तरफ चला जाएगा। अब इसके बाद अगला है मॉर्फिंग विंग्स, यानी कि ऐसे पंख जो कि जरूरत के हिसाब से अपनी शेप, आकार सब बदल सके। मतलब प्लेन के पंख की चौड़ाई, उसका कर्व, उसका एंगल सब कुछ बदल सके। अगर नीचाई पे उड़ना है तो पंख चौड़ा हो जाए, और अगर तेज रफ्तार पर जाना है तो पंख स्वेप्ट हो जाए। मतलब जैसी जरूरत वैसा काम, और इसके लिए हमें चाहिए मटेरियल साइंस, यानी कि नए नए मटेरियल को ढूंढना पड़ेगा। अब इसी कड़ी में अगला आता है अडेप्टिव साइकिल इंजन। इसके लिए आप एक उदाहरण देखो कि एक गियर वाली साइकिल है, जैसे ही चढ़ाई आई गियर चेंज हुआ और आपको पता भी नहीं लगा, अपने आप ही गियर बदल गया। अब इसे एक नॉर्मल साइकिल से कंपेयर करो, भाई साहब कुछ भी स्थिति हो चलेगी सेम गियर पर। अब यही स्थिति आज के प्लेन्स की भी है। मतलब प्लेन का इंजन या तो फ्यूल एफिशिएंट मोड पर काम करेगा या फिर पावर मोड पर, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन अडेप्टिव साइकिल इंजन खुद डिसाइड करता है कि अभी तेज उड़ना है तो पूरी पावर लगाओ, तेल बचाने के बारे में मत सोचो, लेकिन जब दूर तक जाना है तो भैया तेल बचाओ। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ रहे हो तो एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा करो। ये सब ऑटोमेटिकली हो सकता है। और पूरी दुनिया में जनरल इलेक्ट्रिक, मतलब मुझे उसके इंजन का नाम तो याद नहीं, शायद एक्स से 100 या 101 कुछ ऐसा ही है, जिसका मार्केट में हल्ला मचा हुआ है। यही इंजन अभी के लिए अडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी पर शायद काम करता है, मतलब दावा तो ऐसा ही है। अब इससे अगला आता है एक्टिव शॉक एब्जॉर्बर लैंडिंग गियर। देखो अभी क्या होता है कि प्लेन का जो टेल हुक है उसे अरस्टर वायर पकड़ती है और उसकी रफ्तार धीरे होकर वो रुक जाता है, लेकिन इसकी एक लाइफ है और ये प्लेन की बॉडी पर जबरदस्त स्ट्रेस डालता है। लेकिन यहीं पर अगर हम एक्टिव शॉक एब्जॉर्बिंग लैंडिंग गियर बना लेते हैं तो ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड होगा और ये काउंटर वेट लगाकर प्लेन पर पड़ने वाले लोड को बैलेंस करेगा। मतलब मैं थोड़ा गलत बोल गया, काउंटर वेट नहीं, मतलब काउंटर फोर्स लगाकर करेगा, और ये काम सेकंड्स में कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है एआई असिस्टेड फ्लाइट कंट्रोल। देखो एक प्लेन में दुनिया भर का तामझाम है, दुनिया भर की स्क्रीन्स हैं, बटन्स हैं, कमांड्स हैं, एयर प्रेशर बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, हर चीज को लेकर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और यहाँ पर ह्यूमन एरर हो सकता है। तो क्यों ना एआई असिस्टेड को पायलट रख लिया जाए जो सारी टेंशन खुद ही ले। बस आपका काम हो कि एआई असिस्टेड पायलट वो काम करे जो आप कमांड करें। अब ये उल्टा भी पड़ सकता है, पर शायद दुनिया इसी की तरफ बढ़ रही है। अगला आता है यूनिवर्सल वेपन बे, मतलब जब चाहे नेवी का वेपन लगाओ, एयरफोर्स का लगाओ या आर्मी का लगा दो, कोई टेंशन नहीं। अब इसके अलावा आपको कंपोजिट मटेरियल और एंटी कोरोसिव कोटिंग के बारे में तो पता ही होगा, ये भी चाहिए। अब जब तक दुनिया को ये सब ना मिलता तब तक सबके अलग अलग विमान तो उड़ते रहेंगे। देखो 1914 में दो पायलट एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे, लेकिन आज के फाइटर जेट साउंड बैरियर को तोड़ते हुए कैरियर से उड़ते हैं। मतलब 100 साल में प्लेन सिर्फ मशीन नहीं बल्कि अलग अलग युद्ध के लिए अलग अलग हथियार बन गए हैं। और भारत की सेना भी 3 अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में युद्ध लड़ती है, हिमालय का आसमान, मैदानी आसमान और हिंद महासागर का आसमान। और यही वो कारण है जिसकी वजह से हम एयरफोर्स के राफेल नेवी को नहीं पकड़ा सकते और मजबूरी में हमें राफेल एम खरीदने पड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। तो यह है इस वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।